Hello everyone, welcome to the Manungla classes. And today is 10th of August 2024. I am Naresh Sharma. Welcome all of you in the session of daily news analysis. So first of all, we are going to have some questions which are relevant in the current scenario. अभी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश को लेकर के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। आप कई बार क्या करते हैं कि कोई न्यूज जब होती है उसके बारे में बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन उसके जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। और हमारा पर्पज होता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस करेक्ट हों। बाकी आप दुनिया भर की बहुत सारी कहानियां आपको पता होंगे न्यूज में, लेकिन कई बार जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप उन्हीं क्वेश्चंस को इनकरेक्ट करके आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम बांग्लादेश के रिगार्डिंग में। और पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बांग्लादेश गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान? सो 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी पाकिस्तान से। एक्चुअली ये जो आज का बांग्लादेश है ये भी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इट मींस पाकिस्तान दो हुआ करते थे एक सेंस में, कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। सो बाद में उसका डिवीजन हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया कंट्री इमर्ज हुआ, दैट इज आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो कि पार्ट हुआ करता था पाकिस्तान का। सो 1971 में इसका जन्म हुआ। हु वॉज द फाउंडिंग लीडर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? सो जो फाउंडिंग लीडर, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका जो फादर ऑफ बांग्लादेश था, तो वो थे शेख मुजीबुर रहमान। आज की जो शेख हसीना है उनके ही फादर हुआ करते थे। उन्होंने ही आज का जो बांग्लादेश है उसके लिए लीडरशिप प्रोवाइड की थी और उन्हीं के ही लीडरशिप में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश? सो ऑफ कोर्स इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज बंगाली। बिकॉज आप इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को एज ए कंट्री बनाने की जो डिमांड थी, एक्चुअली में ये बंगाली लैंग्वेज को रिकॉग्निशन दिलाने से स्टार्ट हुई थी। मींस जब पाकिस्तान दो हुआ करते थे, ईस्ट और वेस्ट, तो पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम है वो ये चाहता था कि बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज को खत्म कर दिया जाए और उर्दू को ही वहां पर लागू कर दिया जाए। तब जो बंगाली लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी थे, किसी भी रिलीजन के थे, उनके लिए बंगाली लैंग्वेज उस समय एक जो है इज्जत का क्वेश्चन बन गई थी। तो उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट किया और बंगाली लैंग्वेज की डिमांड उन्होंने की और यही डिमांड इतनी आगे बढ़ी कि उस लैंग्वेज के बेसिस पर एक नया कंट्री डेवलप हो गया जिसका नाम बांग्लादेश है। और इसी बंगाली लैंग्वेज के बेसिस पर ही पूरे वर्ल्ड में मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में वर्ल्ड मदर लैंग्वेज या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, और ये इसी बंगाली लैंग्वेज के बेसिस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में यूनेस्को की कौन सी साइट है वो है सुंदरबन, यस। मोहनजोदाड़ो नहीं है। ताजमहल इंडिया में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये चाइना में है। और जो मोहनजोदाड़ो है वो इस समय आपका आता है आज के पाकिस्तान में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही एक इंपॉर्टेंट साइट है, क्या? मोहनजोदाड़ो। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी करेंसी ऑफ बांग्लादेश? की प्राइमरी करेंसी है टका। Which major annual festival is widely celebrated in Bangladesh and marks the Bengali New Year? So बंगाली जो न्यू ईयर स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपकी पहला बैसाख। मींस हिंदी में इसको हम बोलते हैं पहला बैसाख। इंडिया में भी जो है पहला बैसाख मींस प्रतिपदा को बोला जाता है, जो इंडियन कैलेंडर है ओरिजिनल। तो वहां पर पहला बैसाख नाम से जो उनकी न्यू ईयर है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट इज, विच इज द लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया इन बांग्लादेश? तो आपकी जो चितगांव है वो लार्जेस्ट सिटी में काउंट होता है। नेक्स्ट इज, बांग्लादेश इज नोन फॉर हैविंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर डेल्टाज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डेल्टा? सो ऑफ कोर्स गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा में काउंट होता है और ये आपका
बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर वाला रीजन है, जहां पर डेल्टा बनता है, सुंदरमन डेल्टा बनता है, और सुंदरमन डेल्टा हम इसको इसलिए बोलते हैं, वहां पे सुंदरी नाम के ट्रीज मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट सुंदरी या सुंदरवन डेल्टा। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। अभी रिसेंट की न्यूज है कि CDSO वेव्स लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर न्यू ड्रग्स अप्रूव्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। क्या है इसका जिस्ट कि अभी तक क्या था, जो बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी मेडिसिन डेवलप होती हैं और वो इंडिया में भी सेल की जाती हैं, वहां से इंपोर्ट होती हैं, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट करने से पहले इंडिया में भी उनके लोकल ट्रायल्स होते हैं कि वो दवा, वो जो मेडिसिन है इंडिया के लोगों में या नॉर्मल पीपल पर उसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या उसका एक्चुअल में वर्क होगा। तो अभी CDSO ने, मैं बताऊंगा CDSO क्या है अभी इसके बाद। CDSO ने इस क्लिनिकल ट्रायल को, जो लोकल क्लिनिकल ट्रायल है, इसको अभी क्या कर दिया है, इसको वेव कर दिया है कि भाई जो दवाएं डेवलप्ड कंट्रीज से आएंगी, कहां से, डेवलप्ड कंट्रीज से, उनको अब इंडिया में लोकल ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो वेवर हैज बीन ग्रांटेड अंडर दिस रूल के अंदर इनको मिला है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स जो 2019 के थे, ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने इसको अलाउ कर दिया है, और जो कि क्या है, ये एक सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। कौन, DGCI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसने ये कह दिया है कि भाई लोकल जो ट्रायल्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और ये स्पेशली उन कंट्रीज के लिए है जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU। जनरली ये माना जाता है कि ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ से जो ड्रग्स आती हैं वहां पर उनके बहुत अच्छे लेवल की ट्रायल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कवर्स 5 कैटेगरीज। ये जो वीवर मिलेगा, जो उनको छूट मिलेगी, ये कौन कौन सी ड्रग्स पर मिलेगी। एक तो मिलेगी ऑर्फन ड्रग्स पर। ये ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, देखो ऑर्फन ड्रग्स होती है मीन्स अ ड्रग intended to treat a condition which affects not more than 5 लाख a persons in India। ये वो ड्रग्स होती हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को, ये जो ड्रग्स होती हैं ऐसी डिजीज के लिए होती हैं जो 5 लाख सिटीजन्स इंडियन पीपल उनसे ज्यादा में नहीं पाई जाती। इट मीन्स अ काइंड ऑफ रेयर डिजीज, मीन बहुत कम लोगों में ऐसी डिजीज होती है। तो एक तो वो वाली ड्रग्स को इनको क्या कर दिया गया है, वेवर उनको दे दिया। नेक्स्ट क्या है, जीन एंड सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स जिनसे जीन और सेलुलर पर काम किया जाता है। न्यू ड्रग्स यूज्ड इन पैंडेमिक सिचुएशंस, ऐसी ड्रग्स जो पैंडेमिक की सिचुएशन में यूज की जाती हो, जैसे कि कोविड-19। न्यू ड्रग्स फॉर स्पेशल डिफेंस पर्पसेस, डिफेंस फोर्सेस के पर्पसेस से यूज की जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कई बार यूज की जाती हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट, न्यू ड्रग्स हैविंग सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांसेस ओवर करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ऐसी मेडिसिन्स जो थेरेपी के बेसिस पर काफी एडवांस लेवल की होती हैं। इट मींस जो बेसिक लेवल की मेडिसिन, सपोज करो कोई एक ए मेडिसिन है, इसको बेसिक लेवल पर पहले ही ट्रायल कर लिया गया है, अब इसी को रिफाइन करके इसी में एक नई ड्रग क्रिएट की गई A++, तो बोला इसको अब हम ट्रायल नहीं करेंगे बिकॉज इसका बेसिक लेवल ट्रायल हो चुका है। तो ये 4-5 ड्रग्स हैं जिनको इंडिया में लोकल ट्रायल से छूट दे दी गई है। अब हम थोड़ा सा DGCI के बारे में जान लेते हैं कि DGCI डायरेक्टर एंड कंट्रोल जनरल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। तो CDSO उसका हेड, CDSO का ये हेड होता है, और यही होती है फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया। सो DGCI इज द फाइनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया में कोई भी नई ड्रग इंट्रोड्यूस होती है तो उसको फाइनल ट्रायल होना, उन सब के लिए उसका लाइसेंस मिलना, उसको कौन करता है, ये DGCI ही उसको फाइनल अथॉरिटी या जो है उसको अप्रूवल देती है। अभी ये जो इनको छूट मिली है, वेवर मिला है कि भाई आपको इंडिया में लोकल ट्रायल नहीं करने होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है करंट वेवर का। इसका सिग्निफिकेंस
एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट मेडिसिन, मीन्स वो जो लेटेस्ट मेडिसिन है ट्रायल में कई बार एक साल 2 साल निकल चले जाते हैं, उनके क्रॉस हो जाते हैं, तो जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होते तब तक बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है। सो इसलिए रिड्यूस कॉस्ट, अब जब भी नए ट्रायल्स किए जाते हैं तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है, और एक्चुअली में जब वो कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उसके प्राइसेस और इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट भी उससे कम हो जाती है। रिड्यूस कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंट्रीज, तो कंपनीज की भी अपनी, उनको भी थोड़ा कम खर्चा हो जाता है, तो दोनों ही तरीके से इसमें कंपनीज को भी बेनिफिट होता है, और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, पेशेंट्स हैं, इंडिया के कॉमन पीपल हैं, उन सबको भी इसका क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो इसका की पॉइंट क्या रहा कि जो मेडिसिन ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज में ट्रायल करवा चुकी है, अब वो इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद इंडिया में उसको क्या नहीं करवाया जाएगा, लोकल ट्रायल्स नहीं होंगे, तो बहुत सारा उसमें टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, और जल्दी से इंडिया में वो अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए। सो की पॉइंट्स अबाउट, अब हम आ जाते हैं कि जब ये सारा काम करता है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, बिकॉज यही तो सारा कुछ डील करती है। सो SCO इज अ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंडिया के अंदर नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, काम करती है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये CDSCO जो है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एटसेट्रा। तो जितने भी ट्रायल होंगे, सब कुछ होगा, चाहे उसमें नई मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, सबके लिए यही बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इसमें हम और अगर कुछ पॉइंट देखें तो 4 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, हमने कहा कि इसमें लोकल ट्रायल को जो है वेबर मिला है, तो एक्चुअल में ट्रायल होते कितने, तो मैं आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूं कि फर्स्ट फेज जो ट्रायल होता है, जब भी कोई नई मेडिसिन आती है तो सबसे पहले उसका जो ट्रायल होता है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को उसमें लिया जाता है, बहुत कम लोगों पर उसका ट्रायल करते हैं, ये चेक करते हैं कि कोई इनका साइड इफेक्ट तो नहीं, बहुत कम लोगों पर। सपोज करो वो मेडिसिन ऐसी हुई कि बहुत उसके लार्ज स्केल क्या हुए, साइड इफेक्ट्स हुए, नेगेटिव इफेक्ट्स हुए, तो इसीलिए स्टार्टिंग में स्मॉल ग्रुप पर इसको चेक किया जाता है कि अगर लोगों को कोई दिक्कत होगी तो कम लोगों को होगी। फिर जो सेकंड फेज का ट्रायल होता है उसमें वो ग्रुप थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि पहले वाले ग्रुप में इनको पता चल जाता है कि कितने लोगों पर इसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए, नहीं हुए। फिर जो थर्ड फेज का ट्रायल होता है उसको और बड़ा कर दिया जाता है, जहां पहले सेकंड फेज में 100 से 300 थे, थर्ड फेज में उसको 1000 से 3000 कर दिया गया, जहां फर्स्ट फेज में 10-15 लोगों पर ही इसका किया जाता है, तो इसको बढ़ा करके बढ़ा। और जो फोर्थ फेज का ट्रायल होता है इसमें तो बाकी फिर जो है लार्जर स्केल पर आकर के उनको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है कि अब आप इस ड्रग को सेल कर देते हैं, तो ये होता है आपका फोर्थ फेज का ट्रायल। सो इंडिया में जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज से आएंगी, उनको ये वाला जो फोर्थ फेज है, ठीक है, ये तो उनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फोर्थ फेज का जो ट्रायल है ये तो उनको करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट मेडिसिन वो नहीं सेल कर पाएंगे। हाँ, पहले जो 3 फेज के ट्रायल हैं ये उनको लिए वेवर उनका कर दिया गया है। सो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट था, जितना भी इसमें वो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं कि सेंटर इंट्रोड्यूसेस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इन पार्लियामेंट। सो अभी पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट को अमेंड करने का एक बिल आया है। आप जानते हैं कि एक्ट वो होता है जब बिल पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद में। सो अभी जो ऑलरेडी पहले से एक एक्ट है दैट इज वक्फ एक्ट, उसको चेंज करने के लिए एक बिल आया है, ठीक है। और बिल कौन सा है, वो 2024 का बिल है, पार्लियामेंट में ये आ चुका है। क्या करेगा ये पहले से अवेलेबल एक एक्ट है वक्फ एक्ट 1995, और इसको अमेंड करेगा। और इसके थ्रू क्या किया गया है, द वर्ड वक्फ, इस वक्फ को ही चेंज, इस वर्ड को भी चेंज किया गया इसमें, जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया है किसके साथ में, मिस, जहां इसको वक्फ एक्ट कह रहे थे अब उसमें वर्ड चेंज करके क्या होगा, यूनिफाइड
वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। अगर पहले की मैं बात करूं तो इसमें एक अमेंडमेंट 2013 में हुआ था। उसके बाद इसमें जो है उस समय कमेटी वगैरह भी बनी थी, जस्टिस सच्चर कमेटी बनी थी, जो है उसने अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह दी थी और एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट भी आई थी इस पर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा इसमें की गई, जो कि नेचुरल जस्टिस को ही इसमें बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा पहले ये जान लो कि वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है, बिकॉज ये जो वक्फ एक्ट है ये वक्फ के अंदर आने वाली प्रॉपर्टीज को डील करता है। अब ये वक्फ क्या है? वक्फ हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फॉर द नेम ऑफ गॉड उसको किसी को डोनेट कर दिया गया हो, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर उसको छोड़ दिया गया हो। कैसे? They refer to movable or immovable property dedicated in the name of God for charitable purposes के लिए उन भूमियों को, उन लैंड्स को दे दिया जाता है, डीड और एन इंस्ट्रूमेंट की तरह उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। They are managed by, अब ये जो लैंड्स होती हैं इनको कोई एक एंटिटी मैनेज करती है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। मैं भी आपको और एक समरी में बताऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसके लिए होती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि 1964 के एक्ट से इसको बनाया गया था। तो सारी की सारी लैंड्स को यही ओवरसी करती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे देता हूं, जो कि इन सबको अब तक जितना हमने समझा। मेन पॉइंट क्या है कि इंडिया में बहुत सारे टाइम तक मुगल रूलर्स का, जो रूलर थे उनका रूल रहा। अब उस समय के बाद जब बहुत सारे लीडर्स, वो जो मुगल रूलर्स थे या उस समय की प्रॉपर्टीज थी, उनके कोई केयर टेकर नहीं रहे कि वो जमीन किसके नाम। बाकी इंडिया का जब डिवीजन हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी जमीन छोड़ करके भाग गए, उनकी भी जमीन। एक्चुअल में अब ऐसी वो जमीन उनको इस्लाम से, मुस्लिम से जोड़ करके उनको एज सच अ स्पेशल बॉडी दैट इज वक्फ बोर्ड, और उसमें केवल मुसलमान होते हैं, उनको वो जमीनें दे दी गई उन्होंने, या फिर डिफरेंट मेथड से उन जमीनों को अपने अंडर में ले लिया। अब उसी सब को मैनेज करने के लिए ये बिल आया है, ठीक है। क्या इसके मेन फीचर्स क्या होंगे इस बिल के? अभी इसमें काफी हंगामा हमें देखने को मिल रहा है। क्या कि एक तो डेटाबेस बना करके तैयार करना होगा कि वक्फ के पास में टोटल कितनी जमीन है और वो कब से लेकर के कब तक है। दूसरा, वक्फ को डिफाइन भी किया जाएगा इसमें कि पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years एंड हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी। मींस उसमें डिफाइन किया जाएगा कि ऐसा नहीं कि वक्फ की जो जमीन है वो नॉन मुस्लिम पीपल से भी उस जमीन को ले लिया जाए। मींस इसमें बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं बड़े बड़े लेवल पर, तो इसमें इस पॉइंट को भी रखा गया है कि वक्फ केवल वही पर्सन कर पाएगा जो कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा होगा। दूसरा, एंश्योर वुमेन्स एंड नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। मींस जब इंडिया की जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, तो उसमें केवल मुसलमान क्यों हो और केवल पुरुष क्यों हो, तो उसमें महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और नॉन मुस्लिम लोगों का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। इट मींस इंडिया की जो लैंड है उसको हमें ऐसे नहीं देखें कि वो हिंदू की है या मुस्लिम की है। मींस लैंड है और वो जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो डोनेशन की हुई है, तो वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर इसमें क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द ऑडिट ऑफ एनी वक्फ। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी किसी भी वक्फ लैंड का ऑडिट करवा सकती है। मींस उसकी जांच, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है कि एक्चुअल में ये लैंड कहां से आई और किसने दी, किसके पास में है, इसके डॉक्यूमेंट किसके पास में थे, इन सब की इंक्वायरी करवा सकती है। और उसके लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय। मींस इसके लिए कौन ऑडिटिंग करेगा? आपको पता होगा, सीएजी। सीएजी अपने यहां से कुछ ऑडिटर भेजेगा, वो करवाएगा, या एनी अदर ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पज, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कुछ ऑफिसर अपॉइंट करेगी, वो उसकी ऑडिटिंग करेंगे। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसमें पावर दी गई है कि डिसाइड वेदर अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज वक्फ और गवर्नमेंट लैंड। मींस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो ये डिफाइन करेंगे कि वो जो लैंड है
वो गवर्नमेंट की लैंड है या वक्फ की लैंड है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब तक इस वक्फ जो पहले से था उसमें इश्यूज क्या आ रहे थे, उसमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि वक्फ की जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, वो किसी भी लैंड को अपनी लैंड का नोटिफिकेशन निकाल देता है और आप फिर कोर्ट भी नहीं जा सकते। मीन्स ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली के बहुत सारे जो प्लेसेस हैं, गवर्नमेंट के प्लेसेस हैं, उनको वक्फ ने बोल दिया कि तो हमारी प्रॉपर्टी है। इवन आई होप कि शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को ये क्लेम कर दिया कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब ऐसी इश्यूज आए तो ये चीजें बाहर निकल करके आने लगी। दिल्ली के ही ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं, उनका वीडियोस भी देखा कि वो ये कह रहे हैं कि ये रे हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा केस चल रहा है, सबको हमने दिखा दिया, लेकिन फिर भी हमारी लैंड को उस वक्फ ने किसी और को बेच दिया। समझ रहे हो, वक्फ बोर्ड ने। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए, तब जाकर के इस बिल में अमेंडमेंट की बातें आजकल हो रही हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल के? इफेक्टिवली एड्रेस इश्यूज। अब इसमें जो इश्यूज आ रहे थे उन सबको सॉल्व करना, जिससे कि स्टेट के जो वक्फ बोर्ड हैं उन रजिस्ट्रेशन, सर्वे, वक्फ प्रॉपर्टी, ये जैसे जो इश्यूज हैं वो सब सॉल्व हो सके। टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। हो क्या रहा है कि इनका जो मैनेजमेंट वगैरह है वो भी ठीक हो क्या रहा है, वक्फ बोर्ड में इंडिया के जो कुछ टॉप क्लास के एक मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने ही इन सारी प्रॉपर्टीज का अपने तरीके से उनका वो खेल कर रहे हैं। अब इसमें ना इसका मतलब किसी रिलीजन से भी नहीं, मींस वो जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड में, उन प्रॉपर्टीज को अपने ही रिश्तेदारों में इधर से उधर करके बांटने के उन पर बहुत सारे एलिगेशंस हैं। इट मींस किसी भी कम्युनिटी में कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उस सारी की सारी प्रॉपर्टीज का बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ऐसे ये एलिगेशंस हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये न्यूज है किसके रिगार्डिंग में? ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग में। एक रिसर्च, एक स्टडी आई है, उसने ये कहा है कि भाई जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, उसमें हाईएस्ट ओशियन हीट की वजह से पिछले 4 सेंचुरीज में मींस बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं। स्टडी क्या कहती है? स्टडी सबसे पहले तो आई कहां है? एक नेचर नाम का जर्नल आता है, वर्ल्ड में बहुत फेमस है ये जो जर्नल है। हाईलाइटेड दैट रिपीटेड मास कोरल ब्लीचिंग ऑन ग्रेट बैरियर रीफ गिवन बाय हाई सरफेस टेम्परेचर्स आर थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ कोरल कॉलोनीज विच आर बैकबोन ऑफ रीफ। मींस अब जो हाई लेवल की कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मींस उनका जो कलर फेड हो रहा है डिफरेंट कॉजेस की वजह से, वो एक बड़े टेंशन का, चिंता का विषय है। और ये कहां पर हुआ है? ग्रेट बैरियर रीफ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहां पर है। ठीक है, और इन्होंने रिसर्च जो स्टडी देखी थी 2016 से 2024 तक का इन्होंने एक रिकॉर्ड इस पर प्रिपेयर किया है। सो अभी जब बात हुई है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कोरल ब्लीचिंग की वजह से हो रहा है। सो अब मैं आपको बताता हूं कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। So just have some key points about what is coral bleaching. तो जब जो कोरल्स होते हैं उन पर बहुत सारा स्ट्रेस होता है तो उनकी कंडीशंस वगैरह चेंज हो जाती हैं। अब वो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? टेम्परेचर, लाइट, उनके न्यूट्रिएंट्स। तो एक्सपेल सिम्बायोटिक एल्गी, जो उनके साथ में रहने वाली एल्गी है, वो उनको छोड़ करके अलग हो जाती है और causing them to turn completely white, because जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उनके साथ में एल्गी रहती हैं और वो एल्गी उनको छोड़ करके अलग हो जाती हैं, तो उनका जो ग्रीन कलर उनको मिलता है एल्गी की वजह से वो अलग हो जाता है और वो व्हाइट दिखाई देने पड़ जाती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरल ब्लीचिंग के लिए? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सो ये फैक्टर्स हैं, नंबर 1 हीट स्ट्रेस, जब बहुत ज्यादा हीट उनकी हो रही है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन, बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, जो आसपास से पानी दूसरी जगह से आ रहा है, लैंड से आ रहा है, उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन आता है। एक्सट्रीम लो टाइड्स, पानी कम हो जाता है तब भी। और ओशियन एसिडिफिकेशन, मींस ओशियन में एसिडिटी, जो एसिड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोरल ब्लीचिंग के लिए। अब जान लेते हैं हम
कि ये हुआ कहां पर है, ग्रेट बैरियर रीफ में। सो जस्ट हैव सम की पॉइंट्स कि ये ग्रेट बैरियर रीफ कहां है। देखो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये क्या है, कोरल रीफ है। ये कहां मिलेगी हमको, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। देखो ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो साइड है इस पर हमको मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। कौन से ओशियन में है ये, पैसिफिक ओशियन में। यहाँ इसके ऊपर कोरल सी भी है, देखो बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा कोरल मिलते हैं इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया है, कोरल सी। तो ये आपने देख लिया कि ये कहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ कहां पर है, तो दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के किधर है ये, ईस्ट वाली साइड में। ये ऐसी होती है देखो कोरल रीफ, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी के जो जीव हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। तो इनका कलर देखो आप, ग्रीन दिख रहा है हमको। जब ये जो एल्गी होती है इनको छोड़ करके अलग कहीं और चली जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तब क्या होता है, इनका कलर व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम कोरल ब्लीचिंग। सो कोरल, इसकी ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट कोरल रीफ है सिस्टम इन द वर्ल्ड। द रीफ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया इन कोरल सी में पाई जाती है। इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी 1981 से ही इंक्लूड किया हुआ है। अब देखो थोड़े से पॉइंट अब जान लेते हैं एक्स्ट्रा किसके बारे में, कोरल रीफ्स के बारे में। बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं कि इनवर्टेबल एनिमल्स होते हैं इसमें। क्या है ये, एनिमल्स हैं, मींस दो चीज होती है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स वर्ल्ड में, तो ये एनिमल्स हैं। बिलोंगिंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड सिंड्रेरिया, इनका जो टेक्निकल नेम है वो सिंड्रेरिया है, ठीक है। और कोरल रीफ्स आर क्रिएटेड बाय मिलियंस ऑफ टिनी पॉलिप्स। सो टिनी छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, उनसे ये बन जाती है। और उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बोनेट का बना होता है। मींस मैं ऐसे कह सकता हूं कि कार्बोनेट की वजह से उनका जो उनकी बोन्स होती है, ऐसे कह सकते हैं हम, वो सब इकट्ठी होकर के धीरे धीरे पाइलअप होना स्टार्ट हो जाती हैं और वहां पर पूरी एक रीफ खड़ी हो जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि ऐसे समझो कि बहुत सारा ढेर जमा हो गया हो। सो मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलती हैं। वर्ल्ड में जितनी भी ट्रॉपिकल ये जो रीफ्स होंगी वो कहां मिलेंगी आपको, ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलेंगी। ट्रॉपिकल वाटर आप समझते ही होंगे कि अर्थ ये आपका जीरो, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इस बीच में जितनी भी जो कुछ भी होगा उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। सो इसी बीच में हमको सबसे ज्यादा क्या मिलती है, ये कोरल रीफ मिलती हैं। वर्ल्ड की 1/3 ऑफ वर्ल्ड की जो जितनी भी कोरल रीफ हैं वो हमको सब कहां मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इसी के आसपास में मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने वर्ल्ड में बहुत सारी जगह की कोरल रीफ की बात कर ली, तो क्या इंडिया में भी कहीं पर कोरल रीफ मिलती है? हाँ मिलती है। कहाँ कहाँ, गल्फ ऑफ कच्छ में जो कि गुजरात के पास में है, गल्फ ऑफ मन्नार जानते ही होंगे आप, अंडमान निकोबार सी, लक्षद्वीप और मालवन, इन एरियाज में हमको मिलती है क्या, कोरल रीफ्स इन इंडिया। सो ये मैं आपको मैप पर भी दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, इधर आपका मालवन हो गया, लक्षद्वीप हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया। सो इंडिया में हमको कोरल रीफ मिलती है, हाँ बहुत सारी मिलती हैं। वो अरेबियन सी में भी है और बे ऑफ बंगाल में भी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो तुरंत की तुरंत मिल रहे हैं आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इनका, कोरल रीफ्स का, इनका इंपॉर्टेंस देखो क्या क्या है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। देखो नॉर्मली ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है वो हमको कहां मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। लेकिन इनसे भी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है कोरल रीफ्स में। प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन, जहां पर ये बहुत सारे इनका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो जो ओशियन की साइड से स्टॉर्म्स आते हैं या जो सॉइल इरोजन होता है उस लैंड की साइड का, किनारों का, उसको भी कंट्रोल करते हैं और ये एक्ट करते हैं एज अ कार्बन सिंक। सो जिस कार्बन डाइऑक्साइड के हम इमिशन की बात करते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में होता है उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो कोरल रीफ्स हैं ये क्या करते हैं,
कार्बन सिंक का काम करते हैं। मींस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अपने अंदर दबा करके रखते हैं, वहां पर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सो दैट इज कार्बन सिंक। क्या इन सबको सेव करने के लिए ग्लोबल लेवल पर या इंडियन लेवल पर कुछ एफर्ट्स हुए? हाँ, बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं। कोरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये काफी पॉपुलर है। मराइन एरिया लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, इसको एक प्रॉपर एरिया की तरह इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इट इंक्लूड्स, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापा न्यू गिनी, तिमोर लेत्से और सोलोमन आइलैंड। मींस ये कई सारे जो कंट्रीज हैं, इसके पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है डिक्लेयर किया गया है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं, मरीन पार्क भी बनाए गए हैं। कोरल रिस्टोरेशन थ्रू बायो रॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कोरल को रिस्टोर भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में मरीन पार्क कहां कहां पर है, आप बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए सो ये हो गया आपका कोरल रीफ की जो न्यूज थी, इससे रिलेटेड हमने आई होप जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको सबको हमने यहाँ पर कर लिया। कोरल रीफ से अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे आई होप उनको आप कवर कर पाओगे इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर। अब आ जाते हैं हम एक और नया टॉपिक, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये काफी न्यूज में है काफी टाइम से। पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या है? देखो, पायरो से तो आपको पता चल रहा होगा कि आग, फायर की बात कर रहे हैं, और क्लाउड्स तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये ऐसे क्लाउड्स हैं जिनमें फायर का बड़ा रोल है। क्या है ये? जब से वाइल्ड लाइफ फायर यूएसए, कनाडा या कहीं पर भी हुई है तो उन्होंने क्या किया है, पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का क्रिएशन किया है। बहुत सारे क्लाउड्स बन गए जो कि किस वजह से बने हैं, उनके पीछे रीजन है वाइल्ड फायर्स। देखो, जब वाइल्ड में बहुत सारी एक लार्ज स्केल पर फायर होती है तो वहां से बहुत कुछ कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, ये सब आप देख रहे होंगे। अब देखो क्या है ये सब। एक्चुअल में जब आग लगेगी कहीं पर, स्पेशली लार्ज स्केल पर, तो क्या होगा, उसमें से वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। मींस फायर केवल अर्थ के ऊपर ही नहीं, जो अंदर से फायर आती है, इस मींस उसमें हम वॉल्केनिक इरप्शंस को भी रखते हैं। चाहे वो वाइल्ड फायर हो गई या वो वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, उनसे लाइटनिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हालांकि इनसे बहुत ज्यादा रेन तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्मोक के बने हुए हैं ये, ना कि बहुत ज्यादा वाटर वेपर तो है नहीं इसमें। अच्छा, नॉट एवरी वाइल्ड फायर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब ऐसा नहीं कि छोटी सी आपने घर में खाना पकाने के लिए आग लगाई, जलाई, तो उससे भी ये क्लाउड बन गए। नो, उससे नहीं, लार्ज स्केल के पर। प्रोसेस इंटेंस हीट फ्रॉम फायर वार्म्स सराउंडिंग एयर। अब कहीं पर आग लगेगी तो आसपास की जो एयर है वो वार्म हो जाती है और ऊपर उठती है। जब वो हॉट एयर ऊपर उठती है तो अपने साथ में वाटर वेपर, स्मोक, एश, ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ राइज होती है और यही सब मिलकर के बना देते हैं, क्लाउड बना देते हैं। और धीरे धीरे यही फिर एक्सपेंड होती है और कूल करके नीचे डाउन की तरफ आती है, जो हमें क्लाउड की फॉर्मेट में दिखाई देती है। ठीक है, और जब ये मींस फिर वही प्रोसेस आ गई इसमें कि जब भी क्लाउड्स फॉर्मेशन उनका होता है तो फिर वो जो कूल होने के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अब कंडेंसेशन किसका यूज करते हैं? जो क्लाउड्स या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स हैं उन पर। ठीक है, मान लो ये कोई डस्ट पार्टिकल है और इस पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा वाटर वेपर कलेक्ट हो जाएगा और यही फिर हमको काफी टाइम में फिर क्लाउड की फॉर्मेट में शो होती है। और यही जब और कूल डाउन होती है तो यही हमको वाटर वेपर जो है लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर के रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इन्हीं सब की वजह से हमको जो वाइल्ड फायर हो रही है बड़े लेवल पर, उन्हीं से बन रहे हैं पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। सो इनसे रेनफॉल होती है, हाँ, बहुत कम अमाउंट में। क्या इनसे जो है लाइटनिंग भी हो सकती है? हाँ। थंडर हो सकता है इससे? हाँ। तो क्या ये ग्लोबल वार्मिंग में भी रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वाइल्ड फायर है बहुत सारी
उनसे भी कार्बन या बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। आज हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया और उनका करंट अफेयर भी डिस्कस किया, साथ ही साथ उनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसको भी हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया। कल मैं इन टॉपिक्स से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, कमेंट्स में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।